कभी सोचा है क्या होता है जब कानून बस एक मजाक बनकर रह जाए और इंसाफ की सरेआम बोली लगने लगे? आज हम उतरने वाले हैं 1934 के एक बहुत ही मशहूर नाटक सिंदूर की होली की दुनिया में, जो इन्हीं तीखे सवालों के आसपास बुना गया है। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। इसे लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, और कमाल की बात यह है कि ये पूरी कहानी डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल के बंगले में बस कुछ ही घंटों के अंदर हो जाती है। और इन्हीं कुछ घंटों में सिद्धांतों और भ्रष्टाचार की एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। और पता है, यही सवाल इस नाटक की जान है, इसकी आत्मा है। सोचिए, उस दुनिया का क्या होगा जहां कानून कमजोर के लिए सजा हो और ताकतवर के लिए बस एक हथियार। ये नाटक इसी बेचैन करने वाले सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कहानी में भ्रष्टाचार का जाल कैसे बिछा है। फिर मिलेंगे उन किरदारों से जो इस जाल में फंसे हैं। जानेंगे एक पुरानी हत्या के बारे में जो आज भी जिंदा है। प्रेम और आदर्शों के टकराव को महसूस करेंगे। और आखिर में समझेंगे इस नाटक के अनोखे नाम सिंदूर की होली का गहरा मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भ्रष्टाचार और साजिश। ये नाटक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां उसूलों की कोई कीमत नहीं थी और हर चीज की एक बोली लगती थी। और इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल। उसका सीधा सा मानना है कि कानून सच्चाई के लिए नहीं बना, ये तो बस ताकतवर लोगों के हाथ का एक खिलौना है। उसके लिए न्याय वो चीज है जिसे खरीदा जा सके। और मुरारी लाल की सोच को समझने के लिए ना, उसका बस एक डायलॉग ही काफी है। वो कहता है, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे नाटक का सार है। एक तरफ पत्थर जैसा सख्त कानून है, तो दूसरी तरफ इंसानियत और भावनाएं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन किरदारों की जो इस मंच पर हैं, क्योंकि इन्हीं के आपसी टकराव और अलग-अलग विचारों से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो इस वैचारिक जंग के मैदान में कौन-कौन है? एक तरफ तो हैं मुरारी लाल, उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ा है आदर्शों पर चलने वाला मनोज शंकर। और इन दोनों के बीच हैं दो औरतें, एक कला को ही अपनी दुनिया मानने वाली मनोरमा और दूसरी प्यार को सब कुछ समझने वाली चंद्रकला। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है रजनीकांत, जिस पर एक कत्ल का इल्जाम है। मुरारी लाल के लिए दुनिया कितनी सिंपल है, ये उसकी इस बात से पता चलता है। वो साफ कहता है, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, इसमें तो केवल सजा उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। मतलब अपराध करना गुनाह नहीं है, पकड़े जाना गुनाह है। और मुरारी लाल की इसी सोच को टक्कर देने के लिए है मनोज शंकर। उसका मानना है, मनुष्य से बड़ा तो शैतान क्या होगा और मनुष्य से बड़ा देवता भी क्या होगा। मतलब इंसान के अंदर ही शैतान भी है और भगवान भी, वो जो चाहे बन सकता है। अच्छा, तो इन सारे किरदारों के बीच में एक राज दफन है, एक ऐसी घटना जो इस पूरे नाटक की बुनियाद है। एक पुरानी रहस्यमयी मौत जो आज भी इन किरदारों का पीछा कर रही है। तो कहानी कुछ यूं है कि 10 साल पहले मनोज शंकर के पिता की मौत हुई थी। केस को ये कहकर बंद कर दिया गया कि ये तो एक खुदकुशी थी। और जानते हैं इस केस का इंचार्ज कौन था? कोई और नहीं, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल। 40,000 रुपए, ये बस एक रकम नहीं है, ये उस जमीर की कीमत है जो मुरारी लाल ने वसूली थी। ये वो रिश्वत थी जो उसने रजनीकांत के पिता की हत्या के मामले को दबाने के लिए ली थी। ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत है। अब तक हमने इस दुनिया को पुरुषों के नजरिए से देखा। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और इसे देखते हैं दो बहुत ही मजबूत महिला किरदारों की आंखों से, जहां प्यार और उसूलों की एक अलग ही जंग चल रही है। तो एक तरफ है मनोरमा, जो बचपन में ही विधवा हो गई थी और अब उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है, कला और विचारों की दुनिया। और ठीक उसके उलट दूसरी तरफ है चंद्रकला, मुरारी लाल की बेटी, जो मानती है कि प्यार से बड़ा कोई उसूल नहीं होता। वो रजनीकांत से प्यार करती है और उसके लिए अपने भ्रष्ट पिता से भी लड़ने को तैयार है। और मनोरमा की सोच अपने वक्त से कितनी आगे थी, इसका अंदाजा उसकी इस एक बात से लग जाएगा। वो मनोज शंकर से कहती है, तुम बांसुरी बजाओगे और मैं चित्र बनाऊंगी। मैं तुम्हारी पत्नी तो नहीं बन सकती, लेकिन प्रेमिका जरूर बनूंगी। मतलब वो शादी के सामाजिक बंधन से ज्यादा एक बराबरी का, एक कलात्मक रिश्ता चाहती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो इस नाटक का कह सकते हैं दिल है।
वो पल जो इसके नाम को, सिंदूर की होली को, एक मतलब देता है। एक ऐसा पल जो शायद झकझोर कर रखते। तो होता ये है कि कहानी के आखिर में रजनीकांत बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे जानलेवा चोट लगती है और जैसे ही ये खबर चंद्रकला तक पहुंचती है, वो सब कुछ भूल जाती है। अपना घर, अपने पिता, समाज की परवाह, सब कुछ, और बस भागती है अस्पताल उससे आखिरी बार मिलने। और वहां अस्पताल में रजनीकांत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और चंद्रकला एक ऐसा काम करती है जो बगावत की एक पहचान बन जाता है। वो उसके जख्म से बहते खून को अपनी उंगलियों पर लेती है और सिंदूर की जगह अपनी मांग में भर लेती है। एक ही पल में वो अपने प्यार से शादी भी करती है और उसी पल उसकी विधवा भी हो जाती है। और ऐसा करके वो अपने पिता की बनाई उस झूठी और भ्रष्ट दुनिया को हमेशा के लिए ठुकरा देती है। तो यही है सिंदूर की होली का असली मतलब। ये रंगों का त्योहार नहीं है, ये विद्रोह का त्योहार है, जहां चंद्रकला अपने प्रेमी के खून को ही अपना सिंदूर बनाकर भ्रष्टाचार से मिली जिंदगी के ऊपर मौत में मिले प्यार और सम्मान को चुनती है। इस कहानी को खत्म करने से पहले मनोरमा की एक बहुत गहरी बात पर सोचते हैं। वो कहती हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग उसकी मनुष्यता है। कितनी अजीब बात है ना कि इंसान की इंसानियत, उसकी भावनाएं, उसके उसूल, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि ये नाटक लिखा गया था लगभग 90 साल पहले, पर आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं वही भ्रष्टाचार, वही कानून और इंसाफ की कशमकश, तो क्या ये नाटक हमें आज भी कुछ सिखा सकता है? इस पे सोचना तो बनता है।